थे लाइफ साइंस कैफ़े में और आप देख रहे हो साइंस क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैं 9th क्लास की साइंस को अभी शुरू कर रही हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर है और रिवाइज कर रहे हैं। हम हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप थोड़े से आगे रहना चाहते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो आप ऐसा करें कि जो आपके क्लास में चैप्टर चल रहा है उससे पहले वीडियो में ज़रूर देख कर जाएँ। मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो देखें, लेकिन पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज़ कर लें, ताकि जब मैम आपको या सर आपको क्लास में पढ़ाएं तो आप उन चीज़ों से पहले से वाकिफ़ हो, आपको पता हो कि हाँ इसमें ये होने वाला है, ताकि आपका जो बेस है वो बन जाए और आपके लिए चीज़ें मुश्किल ना बने। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो, जो मैटर होता है, कोई भी चीज़ होती है इस दुनिया में, हर चीज़ मैटर है। हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हो वो हर चीज़ मैटर है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स है मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जिस भी चीज़ से ये मटेरियल बना है, ये दुनिया बनी हुई है, उसको साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है, मतलब एवरीथिंग, जो कि जैसे कि एयर है जिसे हम सांस लेते हैं, जैसे खाना है हम खाते हैं, जैसे स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, बादल हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सब मैटर से बनी होती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एवरीथिंग इज़ मैटर अराउंड अस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी है वो ये है कि जो भी चीज़ आपने देखी है या देख सकते हो वो सारी मैटर है। और उनकी एक ख़ास बात ये है कि वो ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कोई जगह घेरते हैं, वो उनका अपना एक मास होता है। ठीक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आप याद रखना कि मैटर की खास बात क्या है कि उसके पास मास भी होता है और उसके पास वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, हमारे जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब पुराने समय में इंसान ने समझने की कोशिश की थी अपने सराउंडिंग को। ठीक है, जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। उनको 5 तत्व का नाम दिया था, 5 तत्व, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, है ना। तो उसमें था हवा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और पानी, जल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पहले के हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो मैटर है वो 5 तत्व से बना होता है। इंसान का शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बना होता है, जिसमें हवा, पृथ्वी, आकाश, पानी और अग्नि होता है। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है मैटर को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अगर हम उसे टच करेंगे, उसे देखेंगे सामने से, अपीयरेंस कैसा है उसका। ठीक है, तो जैसे आप नहीं कहते हो कि फिजिकली फिट है वो, फिजिकली गुड लुकिंग है वो, इस तरह से चीज़ें मैटर को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, उनके दिखने पे, और उनके केमिकल नेचर के, मतलब वो किस तरह से अंदर से कैसे बने हुए हैं, उनका केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो वो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको 2 के बेस पे डिवाइड किया है, इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, कौन सी, फिजिकल और केमिकल। इस चैप्टर को हम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ने से क्या नुकसान होता है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर आपको समझने में दिक्कत होती है, इतनी लंबी वीडियो आप देखना भी नहीं चाहोगे। ठीक है, फिजिकल नेचर हम पढ़ते हैं अभी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें से पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये एक्टिविटी करवाई हुई है कि जब हम डिज़ोल्व करेंगे सॉल्ट को वाटर में, तो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, जो नमक के कण हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो जो पानी के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पानी के भी तो पार्टिकल्स हैं ना, जैसे शुगर के, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ऐसे पानी के भी पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में उस स्पेस के अंदर वो चले जाते हैं। फिर है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल कितने छोटे हैं, हमें कैसे दिखते क्यों नहीं है बाद में, डिज़ोल्व होने के बाद में। तो क्या हुआ कि इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution, though the color becomes light, it is still visible। क्या हुआ कि हमने 100 ml वाटर लिया है ना, 100 ml में हमने थोड़ा सा एक ड्रॉप किसी चीज़ की डाली है, ये क्या है, ये आप देख लेना, लेकिन एक ही ड्रॉप है, जिसकी वजह से जो वो बीकर था जिसमें जितना भी पानी था वो पूरा कलरफुल हो गया है। अब इसमें से 10 ml निकाला और दूसरे 100 ml बीकर में पानी में वो मिक्स कर दिया, फिर भी उसका कलर है, मतलब पार्टिकल तो वो है उसमें। फिर उसमें से 10 ml निकाला, फिर तीसरे बीकर में डाला
उसमें से 10 ml निकाला, लास्ट में डाला, लेकिन पार्टिकल अभी भी वो है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। मतलब हमने 100 ml, एक ड्रॉप जो भी वो डाला था इसमें, कोई चीज़ डाली थी, और मैं अभी देख के बता देती हूँ। यहाँ से शुरू होती है 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल लिए हैं और उनको डिसोल्व किया है, देखो। लेकिन लास्ट में 10 ml कितनी डाइल्यूट कितना कर चुके हैं हम, लेकिन स्टिल हम देख सकते हैं पार्टिकल्स को। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की जो एक छोटा सा क्रिस्टल था, बिल्कुल छोटा सा, उसमें मिलियंस ऑफ, मतलब आप कितना छोटा भी देख सकते हो। ये तो हम अगर हम उसको लेबोरेटरी में या किसी की मदद से छोटा काट के देखें तो हमें शायद वो दिखाई ना दे, इतना छोटा काट सकती है मशीनें। लेकिन अगर हम उसे पानी में डिज़ोल्व करके देख रहे हैं तो फिर से 10 ml लिया, फिर से 10 ml लिया, और फिर भी वो विजिबल है। मतलब कितना छोटा पार्टिकल साइज है उसका, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना हम सोच भी नहीं सकते वो इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मैटर के कैरेक्टर्स लिखेंगे तो ये पॉइंट्स इस तरह से ही लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अगर आप इसका डिटेल भी नहीं लिख पाओगे तो ये चीज़ें आपको मार्क्स दिलवा देंगी, ठीक है। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, जब हम नींबू पानी या चाय या कॉफ़ी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। किसी भी एक चीज़ को दूसरे में जब डिज़ोल्व करते हैं, जैसे चाय बनाते हुए, कॉफ़ी बनाते हुए, लेमोनेड, तो उस एक पार्टिकल के जो एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो दूसरे के अंदर उनके स्पेस के बीच में चले जाती हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल के मैटर का पार्टिकल है उनके बीच में जगह होती है ना। अगर जगह नहीं होती तो वो कहाँ चले जाते हैं, बताओ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलता है हमें, यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस, वी कॉल देम काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी इस तरह से शो करते हैं उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही एनर्जी उन्हें मिलती है, जैसे ही हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो भी अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। जो पार्टिकल है मैटर के वो अपने आप भी मिक्स हो जाते हैं। कैसे, देखो, अगर आप एक गिलास पानी ले लेना, ठीक है, उसमें एक चम्मच चीनी डाल देना या नमक डाल देना, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। तो वो डालने के बाद उसको ऐसे ही आप स्टिल रख दोगे, छेड़ोगे नहीं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि चीनी जो है वो कम हो गई है, होती जा रही है। ऐसा टाइम भी आएगा, हो सकता है आपको वो विजिबल ही ना हो। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इट मीन्स वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब वो मिक्स हो रही है और वो दूसरी जगह पे जा रही है। फिर दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन होता है। जो मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जब होती है ना, दो सब्सटेंस की या दो से ज़्यादा की किसी भी मैटर में, तो वो डिफ्यूज़न कहलाती है। हम देखेंगे कि जब हीट करते हैं डिफ्यूज़न ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न सिर्फ इसी तरह से नहीं होता है, डिफ्यूज़न एयर में भी होता है। और एयर का एग्जांपल आपको पता चलेगा, हमेशा आपको एक ही एग्जांपल मिलता है कॉमन, वो है कि जब आप कमरे में परफ्यूम एक कॉर्नर में डालते हो तो दूसरे कॉर्नर में उसकी स्मेल आती है। वो क्यों आती है? डिफ्यूज़न की वजह से। डिफ्यूज़न मतलब वहाँ पार्टिकल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो उस परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो पूरे कमरे में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो उसकी फिर स्मेल जो है हर एक कोने में आपको फील होगी, समझ रहे हो। फिर क्या होता है, फिर आगे दिया हुआ है इसमें, ये एनसीईआरटी की बुक है, आप अपनी बुक उठाएं और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ा रही हूँ वो आप पढ़ सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं ये करवा दूंगी, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? मैटर क्या है इसमें से? स्मेल, हीट। देखो, जो चीज़ें हमारी फीलिंग्स हैं
वो कोई भी मैटर नहीं है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, आप पता कर सकते हो इनमें से कौन कौन सी चीज़ का मास है, कौन सी का वॉल्यूम है, ठीक है। जिसके पास मास है, जिसका पास वॉल्यूम है, वो मैटर होता है, और जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं वो मैटर नहीं है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, इनके रीजंस आपने देने हैं और मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी नॉलेज को एनहांस करती है, बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके देखना, अगर नहीं आते हैं तो मुझे बताना, मैं अलग से फिर इन पे क्वेश्चंस करवाऊंगी वीडियो में। फिर करते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर की बात। हम देखते हैं कि जो मैटर है उसकी स्टेट क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मतलब कि आप जब अपने यूनिवर्स को देखोगे, अपने सराउंडिंग को देखोगे, तो आपको हर चीज़ सॉलिड नहीं नज़र आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गैस होती हैं। अपने घर में ही देख लो, जैसे कि आप घर में देखते हो कि कोई चीज़ है वो आपको सॉलिड नज़र आ रही है। सपोज़ आपके सामने कोई पंखा है, कूलर है, टेबल है, चेयर है, वो सॉलिड है, ठीक है। फिर आप कोई बर्तन देखोगे, उसमें लिक्विड रखा हुआ है, दूध है, पानी है, जो भी। फिर आप चूल्हा जलाते हो, सिलेंडर जलाते हो, सिलेंडर में LPG गैस है। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, क्या मास भी है उनका और उन्होंने वॉल्यूम भी है उनका, अपना उन्होंने स्पेस को घेरा हुआ है ना। तो इस तरह से उनका मास एंड वॉल्यूम है, तो वो क्या है, मैटर है। तो उनकी, हमारे जो मैटर है हमारे पास, उसके स्टेट्स क्या क्या हैं, उसकी स्थितियाँ क्या क्या हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है, और वो गैस फॉर्म में भी है। समझ गए हो। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये किस तरह से ये चेंजेस होते हैं, किस तरह से ये स्टेट चेंज होती है। अब आप देखोगे कि जो पानी है वो बर्फ़ की फॉर्म में है, तब तो वो सॉलिड है, और पानी है वो लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, और पानी को हम वेपोराइज करके गैसियस फॉर्म में भी, वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि वो वेरिएशन शो कर रहा है पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टर्स में वेरिएशन हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में क्या है, वी हैव ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो भी हम कोई सॉलिड देखते हैं, हम देखेंगे उसकी एक फिक्स्ड शेप है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बशर्ते हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम उसकी चेंज जो है शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी अलग से एक बाउंड्री है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये याद रखना है, डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है नेग्लिजिबल है, मतलब हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, हम उसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने चेयर पड़ी, आप कितना ही प्रेशर डालो, आपके हाथ में लग सकती है, चेयर कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो। तो उसमें हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जो हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड स्टेट में है जो मैटर, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसके फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट सकते हैं। समझ रहे हो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है रबर का। अगर रबर को हम उसकी पोजीशन को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि प्रेशर की वजह से वो थोड़ी देर शेप चेंज कर ले, हो सकता है कि वो स्ट्रेच होके थोड़े सा साइज़ में बढ़ जाए, ठीक है। जैसे रबर को खींचेंगे हम तो, लेकिन वो टूट ही जाएगा, उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, आप जिस भी बीकर में डालोगे वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है। उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। वॉल्यूम तो उसका फिक्स होता है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उसी कंटेनर की शेप में ढल जाते हैं जिसकी, जो कंटेनर की शेप होती है। लिक्विड फ्लो चेंज शेप, दे आर नॉट रिजिड, कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो मतलब अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, वो जो रिजिड नहीं हैं, और उनको सबको मिला के कहते हैं फ्लूइड, ठीक है। मतलब फ्लूइड और लिक्विड में आपको पता चल गया ना डिफरेंस क्या होता है, कि जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जो रिजिड नहीं है, उनको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही वैसी होती है, उसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या है, जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, हम उनको दबा के और ज़्यादा मतलब
जैसे एलपीजी गैस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। एलपीजी गैस क्या होती है, उसको कंप्रेस करके भरते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के उसको भरते हैं, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, जब हम उस किसी चीज़ को प्रेस करेंगे, अगर वो प्रेस हो रही है तो मतलब उसकी शेप तो चेंज होगी। यहाँ पे क्या है, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, फिर उनको सिलेंडर में भरना आसान हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड गैस। जो हॉस्पिटल में सिलेंडर में जाती है ऑक्सीजन, वो क्या होती है, वो भी कॉम्प्रेस्ड होती है। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकंड्स। अब यहाँ पे क्या है, जो खाना हम गर्म बनाते हैं किचन में, वो हमारे पास सेकंड्स में आ जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। अब यहाँ पे क्या है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ही कम स्पेस होता है या नहीं भी होता, लेकिन जो लिक्विड है उसमें प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। हमने स्टार्टिंग में किया था कि जब हम शुगर और सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं पानी के पार्टिकल्स के बीच में। इसी तरह से जो गैसेस है, इनके पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है सॉलिड, इसके पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है आपको दिख रहा है, बहुत कम है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहे हैं ये एक दूसरे के साथ, बहुत ही कम स्पेस है, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर ये लिक्विड वाला है, ये काफ़ी मतलब इनके कंपैरिजन में दूर दूर है, कोई किसी को टच कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। ठीक है, फिर ये देखिए गैसियस जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में तो काफ़ी स्पेस है, ये तो बहुत दूर तक घूम सकते हैं। सो ए, बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड schematic picture of the three state of matter. The motion of the particles can be seen and compared in these three states of matter. तो इसीलिए ज़्यादा मोशन किस में होता है, ज़्यादा मूवमेंट किस में होती है, गैसेस में होती है। डिफ्यूजन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप करके देखें, नहीं आते हैं तो फिर ये भी हम करेंगे। ठीक है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, ये पूछ रखा है कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब ये कोई भी मैटर है, सपोज हम पानी का ही एग्जाम्पल लेंगे, तो पानी क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी चला जाता है, तो उसने अपनी स्टेट को चेंज किया, अपनी पोजीशन मतलब अपनी जो उसका फिजिकल था उसको उसने चेंज किया। ठीक है, तो वो जब पानी बना तो उसके अंदर क्या हुआ होगा, किस तरह से मैटर जो सॉलिड के फॉर्म के जो पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में चेंज हो गए, क्या हुआ है, कुछ एनर्जी का कुछ चेंज हुआ है। तो इस तरह से आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, टेम्परेचर का कुछ चेंज हुआ है ना। तो फिर हम देखेंगे एक पॉइंट है यहाँ पे, जब हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करते हैं। जो ये एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी वाइब्रेट मतलब हिलना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब क्या होता है कि उनका अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। और ऐसा भी टाइम आ जाता है कि वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं, पार्टिकल्स के जो है मैटर के, और वो फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, तब ऐसी स्टेज पहुंच जाती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ठीक है, पहले ऐसी स्टेज आई, उनको काइनेटिक एनर्जी मिली, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई जिसकी वजह से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। फिर वो इतना मूव कर रहे थे कि एक दूसरे से अलग हो गए। फिर वो इतना मूव कर रहे थे कि वो सॉलिड जो है मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब हमें पता चलता है कि उसका कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर मिलने से ही तो वो पार्टिकल्स के डिस्टेंस बढ़ी है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हुए हैं।
तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 273.15 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इसको जो मेल्टिंग के प्रोसेस है इसको फ्यूजन कहते हैं, समझ गए। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, कहाँ चली जाती है ये हीट एनर्जी जब ये चेंज होता है। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। जब तक सारी एनर्जी मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। ये एक आइस है, ठीक है, ये आइस गोल तो इस तरह से आप फ्रिज में रखते हो आइस, यहाँ पे आपने इसको एक बर्तन में रख लिया और नीचे बर्नर से आपने यहाँ पे इसको हीट देना शुरू कर दिया, समझ गए। अब क्या है, आपने यहाँ पे थर्मामीटर रख दिया। अब थर्मामीटर रख रहे हो तो यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चली गई, क्योंकि हीट से उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड आइस के पार्टिकल्स के बीच में, वो जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा था। उसको काइनेटिक एनर्जी उसकी जो बढ़ रही थी, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया और ऐसी स्टेट आ गई जब वो पूरा लिक्विड में चेंज हो गई, ठीक है। पहले तो वो जो एनर्जी मिल रही है उससे इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच का जो अट्रैक्शन था, उनके बीच का जो आकर्षण था वो कम हुआ, ठीक है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब फिर जब ये लिक्विड में चेंज हो गया, जब ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ तब यहाँ पे लिक्विड बन गया पूरा, तब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे सपोज चला गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 के बाद फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। भाई ये क्या गड़बड़ है, 100 के बाद टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है बच्चों, क्योंकि जो एनर्जी फिर 100 के बाद इसे मिल रही है ना, वो सारी इन पार्टिकल्स को और अलग करने में काम आ रही है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर शो नहीं हो रहा। ये एनर्जी उनके पार्टिकल्स को बिल्कुल दूर तक, अब लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में बाहर आने लगा है, तो यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो एनर्जी यहाँ लग रही है, समझ गए। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हम overcoming the force of attraction between particles as the heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, ठीक है, समझ गए। जब मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो पार्टिकल्स ने एनर्जी ले ली थी आइस वाले ने। मैंने जो वो बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। that gets hidden into the, it is considered that it is hidden into the content of the beaker and is known as latent heat। जो hidden मतलब जो छुपी हुई heat थी, है ना, उसी को latent heat बोलते हैं। the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। वो heat का amount जो चेंज करता है किसको, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब हमने प्रेशर से कोई छेड़खानी नहीं की, आप याद रखना यहाँ पे। और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन का पता चल गया ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि 273 केल्विन भी है। ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, और वो आइस की फॉर्म में है, तो मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है फिर भी उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी आइस के कंपैरिजन में, यहाँ पे ये कह रखा है। व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। फिर ये मैंने दूसरी बात बताई थी कि जब उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ देता है तब वो गैसेस में चेंज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देता है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ गए, ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। फिर हम यहाँ पे करेंगे, वाटर जो है वो 373 केल्विन है, मतलब जो ये टेम्परेचर है पानी के लिए वो कितना है,
वो 373 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। और अगर उसी टेम्परेचर को आपसे केल्विन में पूछ लिया जाए तो क्या आप बोलोगे आप? 373 केल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पानी है, उस सॉलिड है, उसको हीट किया हमने, वो लिक्विड में चेंज हो गया, फिर से हीट किया, फिर वो हमने गैस इस फॉर्म में मिल गया। ठीक है, फिर हम उसको कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर लिक्विड को और कूल करेंगे, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यही था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सीधा गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आ जाता है। समझ गए? वो सब्लिमेशन होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या फर्क आता है? देखो, जब हमने यहाँ पे इस पिक्चर को अच्छे से देखना, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ठीक है, हमने प्रेशर किया अप्लाई तो उसके पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल लिया था वो बिल्कुल पास आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, ठीक है, इस पे पिस्टन लगा दी, बिल्कुल यहाँ पे जगह नहीं है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है पूरा पूरा। अब ये पिस्टन को हमने प्रेस किया तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास आ गए, फिर और प्रेस किया तो बिल्कुल ही पास आ गए। मतलब गैसेस फॉर्म को हमने क्या लिक्विड फॉर्म में कर दिया चेंज। एंड अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर भी कम करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में, वो जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर के अंदर में स्टोर होती है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। जो सॉलिड CO2 है उसको हम सीधा ही गैसेस फॉर्म में ले आते हैं। कैसे? ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। हम क्या करते हैं कि हम उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर कम ले आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप ये देख लो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ही ना ये पॉइंट। जो CO2 है वो सॉलिड होती है, वो गैसियस स्टेट में आ जाती है अगर हम उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ ड्राई आइस। अब यहाँ है इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसको फ्यूजन कहते हैं। अब लिक्विड को गैसियस में तो वेपोराइजेशन कहते हैं, और गैस को सॉलिड में डिपोजिशन, और फिर सॉलिड को लिक्विड में करेंगे तो सब्लिमेशन, और लिक्विड को सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन, और गैस को लिक्विड में तो कंडेंसेशन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फिर यहाँ पे इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन बहुत आसान है। इवेपोरेशन मतलब चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट में क्या था? मेल्ट हो रहा था। इवेपोरेशन में क्या था? कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। टेम्परेचर का कोई मैटर ही नहीं है। इवेपोरेशन मतलब भाप बनना। ठीक है, खुले तालाब से पानी उड़ के गैसियस फॉर्म में चला जाता है। जब आप कपड़े सुखाते हो तो वहां से पानी उड़ के कपड़े सूख जाते हैं और वो पानी गैसियस फॉर्म में चला जाता है। अब वेपोराइजेशन क्या होती है, उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं? ये फैक्टर मैं आपको उसमें दिखाऊंगी जो आपकी समरी दी हुई है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? किस तरह से कूलिंग होती है? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपकी बॉडी है, आपका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, ये तो आपको समझ ही आ जाएगा। ये है आपका हाथ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आप इसको ठंडा करना चाहते हो। पता नहीं कितनी गर्मी है जिसने गर्म कर दिया आपका हाथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप इसके ऊपर पानी डाल दो। ठीक है, पानी डालने से क्या होगा? थोड़ी देर में देखोगे कि आपके हाथ के ऊपर से पानी सूख गया है। क्यों? क्योंकि वो पानी भाप में बन के उड़ गया है, भाप बन के। समझ रहे हो? वो भाप कैसे बना? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी कहाँ से मिल गई? आपकी बॉडी से मिल गई। आपके शरीर में जो गर्मी थी, आपके हाथ में जो गर्मी थी, उस गर्मी ने उस पानी को तो उड़ा दिया वहां से और खुद ठंडा हो गया। समझ रहे हो? तो इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग करती है, ये एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे लगता है ऐसे। तो आप इसको इस तरह से देखना। फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर जो थी वो 3 पढ़ी। ये क्वेश्चंस हैं, ये आप करना, और नहीं तो मैं तो करवाऊंगी लास्ट में।
देखो हमने जो स्टेट, जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, लेकिन 2 स्टेट और हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, जो सुपर एनर्जिक और सुपर एक्साइटेड पावर होती है ना, पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी जिनके पास होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो रहते हैं, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, ये आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं ये पार्टिकल। जैसे एग्जाम्पल है फ्लोरिसेंट ट्यूब और नियोन साइन बल्ब। अब इनमें क्या होता है, नियोन गैस होती है नियोन साइन बल्ब में तो, ठीक है, और जो फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है इसमें हीलियम गैस भी होती है और कुछ और गैसेस भी होती हैं। ये गैसेस आयनाइज्ड होती हैं, आपने ये चीज़ याद रखनी है, बस एग्जांपल याद रखो चाहे ना रखो। सुपर एनर्जेटिक होते हैं ये, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सोच भी नहीं रहे हमने तो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस, इनके बीच में स्पेस होता है, इनमें कम होता है, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इनका एक डेफिनेट शेप होता है, हमने ये पढ़ी। अब हम वो पढ़ेंगे कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी जिनके पास होता है, उनको तो हमने काउंट ही नहीं किया। ठीक है, जैसे सन के अंदर किस तरह से पार्टिकल्स की एनर्जी होती है। फिर बात करेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बिल्कुल उल्टा है इसका। ठीक है, कैसे है ये, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अगर हम किसी गैस को बिल्कुल ही ज़्यादा कम डेंसिटी पे कूल करेंगे, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, 100,000 अगर उसकी डेंसिटी कम कर देंगे एयर से, तो वो सुपर लो टेम्परेचर, और उसको सुपर लो टेम्परेचर पे भी ले जाएंगे तो वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, ये समरी आप पढ़ लेना। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मुझे लगता है कि मैं ये ना दूसरे किसी वीडियो में आपको बताऊं। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग हम पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, मतलब पूरे पार्टिकल्स, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म। बॉइलिंग होता है अगर हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक्चुअली सरफेस फिनोमेनन है, और बॉइलिंग क्या है, सरफेस फिनोमेनन नहीं है। ये डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड एंड चेंजेस इनटू द वेपर फॉर्म। अब पार्टिकल्स कोई भी लिक्विड के एनर्जी ले लेते हैं और वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, मैंने कहा था ना कि इवेपोरेशन का मैं उसमें करवाऊंगी, तो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन। देखो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अगर मौसम में ह्यूमिडिटी है तो आपके कपड़े कम सूखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और अगर हवा चल रही है तो भी आपके कपड़े सूख जाते हैं, है ना। तो अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं कि सन है तो कपड़े सूखेंगे, अगर सन नहीं है तो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सन है नहीं है कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। हाँ, लेकिन अगर तीनों की बात करते हैं तो सन मैटर करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो कोई बात नहीं, सूरज कम है तो भी चलेगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और अगर धूप निकली है तो क्या है, वो सुखाने में मदद करेगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा हवा चल रही है तो क्या है, जो ह्यूमिड एयर है, जो हमारे पास वाली एयर है, वो दूर चली जाएगी और फिर से वो पानी वेपर फॉर्म में चला जाएगा और वो मूव कर जाएगा वहाँ से। फिर है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग करती है ये भी मैंने बता दिया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब छुपी हुई एनर्जी क्या होती है। अगर हम 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसेस में बदलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट उसको कहेंगे। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मैंने एक साथ इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस में बदलता है और फ्यूजन में सॉलिड लिक्विड में बदलता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर और भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो मुझे बताएं, एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में। और आप ये सिंबल ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि आपके हमेशा ही काम आने वाले हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। आपके अगर कोई और भी बहन भाई हैं जो साइंस, मैथ और एसएस पढ़ना चाहते हैं क्लास 10 तक, तो ज़रूर कमेंट करें। और साथ में अगर आप 11th-12th में हैं तो बायोलॉजी के लिए ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। और उसके साथ अगर आप हायर स्टडीज़ कुछ कर रहे हैं जिसमें आपका लाइफ साइंस सब्जेक्ट है तो भी ज़रूर मुझसे किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस कर सकते हो। आप रिसर्च में हैं तो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आपके आभारी रहूँगी। थैंक यू।